में जो पंजाब में हो रहा है वो अच्छा संकेत नहीं है। आम आदमी पार्टी सरकार को वहां पर बहुत गंभीरतापूर्वक ये चीजें सोचनी चाहिए। सिक्योरिटी देना और लेना दोनों थ्रेट परसेप्शन की एनालिसिस, उसकी रिगरस एनालिसिस के बाद होना चाहिए। यूं ही किसी सुबह ख्वाब आया कि आज सिक्योरिटी विड्रॉ कर ले, तो मैं समझता हूं उचित नहीं होता। और इस तरह की हिंसा बीते 2 दशक में हमने पंजाब में नहीं देखी थी। ये 2 दशक, 2.5 दशक, 3 दशक पुरानी छवियां ये हम सब के लिए संकेत है, और वह संकेत बहुत डरावना है। बिहार में जो कुछ सर होने जा रहा है उस मुतालिक फिर 1 जून को सभी दलों को चिट्ठी लिखी गई है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जाति जनगणना को लेकर बैठक हो। ये सिर्फ जाति जनगणना को लेकर अंतिम और आखिरी बैठक माना जाए या इसके पीछे और भी राजनीतिक गणित? देखिए, कोई गणित नहीं है। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लोग इसमें भी राजनीति तलाशते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने 2010-11 में इसकी आवाज बुलंद की है। 11 के सेंसस में लालू जी और शरद जी, इवन बीजेपी के कुछ लोग, उस दौर के बीजेपी के, उनकी सहमति थी। और फिर डेटा के बारे में बताया गया जब मोदी जी की सरकार आई कि डेटा करप्ट हो गया। अब जाहिर है हम जानते नहीं कि डेटा करप्ट हुआ या कहां करप्शन था। दिक्कत यह है कि आप अगर देश को प्रगति के पथ पर ले जाना चाहते हैं तो प्रगति में सबका चेहरा दिखे। ये तो पता चले कि शहरों में गिट्टी तोड़ने का काम कौन कर रहा है, मिट्टी उठाने का काम कौन कर रहा है, दिहाड़ी मजदूर जो 52% है उसमें क्या है जातिगत पृष्ठभूमि। जब तक आपके पास ये आंकड़े नहीं होंगे, ये वैज्ञानिक आंकड़े नहीं होंगे ना, तब तक आपकी विकास की सारी नीतियां हवा हवाई होंगी। उसी दृष्टिकोण से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने जब इस मांग को उठाया तो फिर नीतीश जी, मुख्यमंत्री जी, हमारे अन्य दल के लोग भी आए, फिर आकर के यहाँ प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, फिर इसे ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश हुई। लेकिन जब किसी मांग के प्रति एक जन उभार आ जाता है तो आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते। उसी दृष्टिकोण से देखिए कि 1 तारीख को यह तय किया गया है कि सारे दल के लोग वहां बैठेंगे, नेता प्रतिपक्ष स्वयं होंगे, अलग अलग दलों के लोग होंगे, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। और ये जो जातिगत जनगणना है वो विकास की नई इबारत लिखेगी अगर ईमानदारी से ये वैज्ञानिक आंकड़े जुटाएगा। अब तक जो केंद्र में सरकारें रही है, केंद्र सरकारों का भी मानना रहा है कि विकास योजनाओं को प्लानिंग करने के लिए जनगणना जरूरी होता है। तो फिर आप लोगों का इशारा और निशाना जिस पार्टी की तरफ होता है उनको क्या एतराज हो सकता है? देखिए, एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जातिगत जनगणना के आंकड़े जब सार्वजनिक होंगे तो बहुत सारे मिथक टूटेंगे, और उन मिथकों के टूटने के पश्चात संभवतः राजनीति की भी दिशा बदलेगी। शायद कई लोग होते हैं स्टेटस्कोइस्ट होते हैं कि जो चल रहा है, अगर 10%, 12% लोगों का पूंजी और संसाधन पे कब्जा है, साधनों पे कब्जा है, तो यह बरकरार रहे। जाहिर है कि जब वो वैज्ञानिक आंकड़े सार्वजनिक हो जाएंगे तो लोग हिस्सेदारी मांगेंगे, भागीदारी मानेंगे। शायद भागीदारी, हिस्सेदारी के वो जो आने वाले सवाल हैं उससे पहले से ही अगर डर बैठ जाए, खौफ बैठ जाए, तो आप चाहते हैं किसी न किसी प्रकार इसको खारिज किया जाए, मुलतवी किया जाए। ठीक है, कोर्ट के आदेश पर ही वीडियोग्राफी हुआ था ज्ञानवापी मस्जिद में। अब कल जो वाराणसी जिला अदालत सुनवाई करेगी उसमें वो वीडियोग्राफी जो है वो दोनों पक्षों को दिया जाएगा। देखिए, मेरा सीधे तौर पे मानना है कि कर बैठिए जो करना है, लेकिन कमाल के देश हो गया। हम इतिहास खोद रहे हैं, लोग भविष्य कर रहे हैं, हम इतिहास खोद रहे हैं। हम फवारे और शिवलिंग में पड़े हुए हैं, बेरोजगारी चरम पे, 91,000 पद रेलवे में खत्म कर दिए गए। कहीं खबर है? छोटी सी खबर आती है छोटे 2 कॉलम के अंदर के पन्ने में। क्या हो गया इस देश को? आजादी का 75वां वर्ष, 47 में पार्टीशन के बाद भी इस देश में वो हालात नहीं थे। पाकिस्तान ने अपने लिए नया रास्ता चुना था, वो रास्ता हमें स्वीकार नहीं था। आज कहीं ऐसा तो नहीं कि 75 वर्ष बाद हम इस बात को प्रूव करने में लग गए हैं कि जो पाकिस्तान ने 75 वर्ष पूर्व किया, हम उसी को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, समान आचार संहिता को लेकर कोर्ट से लेकर राजनीतिक दलों का अलग अलग कंसर्न है, लेकिन इस बीच जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की बैठक होती है वो जब ये कहते हैं कि ये षड्यंत्र है उनके खिलाफ और उनके जैसे बाकी समाज के लोगों के खिलाफ, इसे
मुस्लिम समाज और समाज के बाकी सोसाइटी के लोग इसे एक्सेप्ट किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे। देखिए, मैं सीधे तौर पे कहूं कि ये प्रश्न बहुत गंभीर है और मेरा सीधे तौर पे कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता पे वो लोग भी बोल रहे हैं जिन्होंने इसका ABC नहीं जाना है। हम सबको देखना चाहिए कि आखिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट में इस पे क्या चर्चा हुई, आखिर क्या वजह थी कि तब के प्रधानमंत्री नेहरू जी और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बाबा साहब, तमाम लोगों ने एक सामूहिक फैसला किया कि इसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में डाला जाए और फंडामेंटल राइट के सेक्शन में ना लाया जाए, और उसको थोड़े दिन कहा कि जो हालात हैं वो सामान्य हों। इन दिनों शक, शुबहा, संदेह की दीवारें और लंबी हो गई हैं और कटीली हो गई हैं। ये हम सबको तय करना होगा कि इन कटीली दीवारों के बीच में क्या समान, क्या आचार और क्या संहिता। एक पॉलिटिकल सवाल सर है, झारखंड को लेकर बगल का राज्य है, राज्यसभा क्लियर नहीं हो पाया है। जेएमएम मुख्यमंत्री ने आर्यन खान का हवाला देते हुए कहा जैसे उनके मामले में कुछ नहीं मिला, ठीक वैसा ही मेरे ऊपर ईडी का हमला भी है। देखिए, ये तो सीधी एक बात जो उन्होंने बहुत गंभीर कही और जो हम महाराष्ट्र में भी देख रहे हैं, झारखंड में भी देख रहे हैं कि जहां कहीं बीजेपी या तो मैंडेट मैनेजमेंट से सरकार बनाती है, और अगर सरकार नहीं बनाती है तो बनी हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश होती है और वो रुकते नहीं। देख लीजिए महाराष्ट्र में वो व्यक्ति जो अर्ली मॉर्निंग उन्होंने शपथ ले ली थी अकेले, वो आज तक स्वीकार नहीं कर पाए। मैं समझता हूँ लोकतंत्र में अगर आपको शिकस्त मिली, पराजय मिली, तो स्वीकारिए। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष लोग चुनते हैं और विपक्ष चुनते हैं। भाजपा विपक्ष की भूमिका का आत्मसात नहीं कर पाती है और ये लोकतंत्र के लिए संदेश उचित नहीं है, और उसी दृष्टिकोण से हेमंत जी ने अपनी बात रखी।